हेलो चिल्ड्रन। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। तो आप सबने सिंपल पेंडुलम देखा तो होगा, स्कूल में पढ़ा भी होगा। एक सिंपल पेंडुलम एक बहुत ही आसान सा डिवाइस होता है। उसमें एक थ्रेड होती है, तो दिस इज द थ्रेड, और थ्रेड के नीचे एक मास लगा हुआ होता है, इसे हम बॉब कहते हैं। बस इतना ही होता है सिंपल पेंडुलम, एक बॉब और एक थ्रेड। और इसे हम इस तरह से साइड में खींचते हैं और छोड़ देते हैं। इसको साइड में खींच के छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, इस तरह से ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है। ये टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेशन इस तरह से परफॉर्म करता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या एक सिंपल पेंडुलम एसएचएम करता है? ये क्वेश्चन है। हमें इतना तो पक्का पता है, ये ऑसिलेट करता है, यानी कि ये हार्मोनिक मोशन है, ये हमें पता है। पर क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पता लगाते हैं। तो चिल्ड्रन, इस सिंपल पेंडुलम का हम बनाएंगे एक एफबीडी। इस पेंडुलम को साइड में खींच लेते हैं और इसकी एफबीडी बनाते हैं। लेट दिस एंगल बी थीटा। तो सबसे पहले बॉब का एमजी लगेगा नीचे, स्ट्रिंग में लगेगा टेंशन। बस इतना ही फोर्सेस है इसमें। अब मैं एमजी को ब्रेक कर रहा हूं। ये जो एमजी वेक्टर है, इसे मैं ब्रेक करूंगा। तो एमजी को मैं अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग ब्रेक करता हूं। इफ दिस एंगल इज थीटा, व्हाट इज दिस एंगल? वंस अगेन इट विल बी थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एमजी कॉस थीटा। जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस थीटा होता है। और ये कंपोनेंट हो जाएगा एमजी साइन थीटा, वेयर दिस इज थीटा। तो चिल्ड्रन, जरा ध्यान से देख के बताओ, इस पेंडुलम को रिटर्न कौन ला रहा है? एमजी कॉस थीटा रिटर्न ला रहा है, टेंशन रिटर्न ला रहा है, या एमजी साइन थीटा इसे वापस खींच के ला रहा है? क्लियरली एमजी साइन थीटा इसे वापस खींच के लेके आ रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन है चिल्ड्रन? द रिस्टोरिंग फोर्स इज mg साइन थीटा। और चिल्ड्रन, जनरली हम रिस्टोरिंग फोर्स को नेगेटिव लिखते हैं। नेगेटिव क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां खींचोगे लेफ्ट में, तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट में लगता है और उसे वापस लेके आता है। तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो भाई ये लिख दिया हमने रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स को हम लिख सकते हैं एम ए, क्योंकि फोर्स है ना वो तो एक तरीके का। तो एम ए इज इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा। ओके, दिस आई कैन राइट दिस। रिस्टोरिंग फोर्स को एम ए लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस एम जी साइन थीटा। इसकी जरूरत नहीं है हमें। ओके, तो दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। ये है रिस्टोरिंग फोर्स, ये से रिस्टोर कर रहा है। पर चिल्ड्रन, जरा इसके मोशन को ध्यान से देखो। ये लीनियर मोशन है या इसमें हल्का सा ऐसा कर्व है? ऑफ कोर्स पेंडुलम में इस तरीके का कर्व होता है। तो मैं इसे लीनियर मोशन मानूं या इस तरह से घूमने वाला मोशन मानूं? ज्यादा एक्यूरेट होगा इसे इस तरह से घूमने वाला मोशन मानना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन, रिस्टोरिंग फोर्स है एमजी साइन थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हुआ? रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, जो कि ये माइनस एम जी साइन थीटा है, इनटू लेंथ। फोर्स इनटू लेंथ। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालू, पॉइंट ओ के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालू, तो फोर्स है एम जी साइन थीटा। ये देखो, ये फोर्स है एम जी साइन थीटा, और ये है लेंथ ऑफ पेंडुलम एल। यहां पे एल क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम।
इस लेंथ ऑफ पेंडुलम के बारे में एक खास बात है, थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूं मैं। तो चिल्ड्रन, अगर फोर्स है mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और फोर्स और पॉइंट O के बीच में L डिस्टेंस है, और ये जो L और फोर्स है ये दोनों परपेंडिकुलर भी है, देखो फोर्स और L एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L, तो रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। तो इतना टॉर्क इसे रिस्टोर कर रहा है। अब चिल्ड्रन, हमने रोटेशन में पढ़ा है टॉर्क की वैल्यू होती है आई अल्फा, तो आई अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉब? बॉब एक पॉइंट पार्टिकल मान सकते हो आप। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉब अबाउट पॉइंट ओ? पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम, यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर फॉर पॉइंट पार्टिकल। आर क्या होता है? डिस्टेंस। तो इस बॉब का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कितना डिस्टेंस है? एल। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा इज माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल। तो एक एल से एक एल कट जाएगा, एक एम से एक एम कट जाएगा। देयरफॉर अल्फा की क्या वैल्यू हो गई? अल्फा इज माइनस जी बाई एल साइन थीटा। यही वैल्यू हो गई ना अल्फा की। अल्फा इज जी साइन थीटा बाई एल। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। रोटेशन थोड़ा स्ट्रांग चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन पता चल चुका है। चलिए, एंगुलर एक्सेलरेशन को किस तरह से लिखा जा सकता है? चेंज, अगर मैं दो बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूं तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। एंगुलर एक्सेलरेशन कब मिलता है? अगर मैं दो बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूं। एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर पहली बार डिफरेंशिएट किया तो, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर पहली बार डिफरेंशिएट किया तो एंगुलर वेलोसिटी मिलती है। एंगुलर वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट करोगे तब एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस जी बाई एल साइन थीटा। तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है? वो होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन है एसएचएम का। इन दोनों को कंपेयर करो, क्या ये मैच हो रहे हैं? चिल्ड्रन, ये मैच नहीं हो रहे हैं। ध्यान से देखो, आंखें फाड़ फाड़ के। यहां पे थीटा है, थीटा की जगह एक्स है, तो एक्स और थीटा तो मैच हो गए, लेकिन यहां एक्स है और यहां साइन थीटा है। एक्स और साइन थीटा मैच नहीं हुए। देखो, ये एक्स और थीटा को हम मैचिंग मान सकते हैं, एक्स की जगह थीटा डाल दिया भाई, लेकिन ये एक्स है और ये साइन थीटा है। अगर यहां साइन एक्स होता और ये साइन थीटा होता तो हम बोल देते मैच हो रहा है। तो क्या पेंडुलम का डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम के डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच हो रहा है? नहीं, ये टर्म साइन वर्ड एक्स्ट्रा है यहां पे। तो देयरफॉर पेंडुलम डज नॉट परफॉर्म एसएचएम। सिंपल पेंडुलम एसएचएम नहीं करता है चिल्ड्रन।
तो हमें एक बात पता चल गई है कि सिंपल पेंडुलम एसएचएम नहीं करता। एक बार फिर से मैं सिंपल पेंडुलम का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू जी। अभी अभी हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। नाउ चिल्ड्रन, अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम लूं, ये उसका मीन पोजीशन होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में लूं, देखो सिंपल पेंडुलम को मैंने पकड़ के थोड़ा सा साइड में लिया है, इसको पकड़ के यहां नहीं लेके आया मैं, बहुत ऊपर नहीं लेके आया, बस इसे थोड़ा सा अपने मीन पोजीशन से ऊपर लाके छोड़ दिया, तो अभी ऑसिलेट करेगा, ये तो पक्का है। इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा सिंपल पेंडुलम। अगर ये एंगल छोटा हो जाए, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा छोटा हो जाए तो क्या होगा? अगर ये थीटा छोटा हो जाएगा तो आप सब जानते हैं, अगर एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा लगभग लगभग थीटा जितना होता है इन रेडियंस। ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास एक कैलकुलेटर है तो आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो, साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अगर एंगल्स रेडियन में लिए जाए तो कैलकुलेटर से आप ये वेरीफाई कर सकते हो। तो चिल्ड्रन, अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? थीटा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल थीटा इक्वल टू 0। तो ये सिंपल पेंडुलम का डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर ये जो एंगल है वो छोटा हो जाए। दिस इज ट्रू इफ थीटा इज स्मॉल। मतलब ये जो ऑसिलेशन है, ये ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से छोटा छोटा ऑसिलेशन करना चाहिए। ये जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है ये बड़ा नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का ऑसिलेशन नहीं करवाना है, यहां से यहां यहां, ये वैलिड नहीं है। ये वाला ऑसिलेशन नहीं करवाना है, बड़े बड़े ऑसिलेशन नहीं करवाना है, छोटे छोटे ऑसिलेशन करवाना है। अब चिल्ड्रन, क्या ये मैच करता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से? देखो, क्या ये मैच करता है एसएचएम के डिफरेंशियल इक्वेशन से? अब ये मैच करता है, थीटा की जगह एक्स, थीटा की जगह एक्स, अब ये परफेक्ट मैच कर रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इट इज मैचिंग। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? अ सिंपल पेंडुलम is approximately SHM if theta is small। यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो छोटा होना चाहिए। तो सिंपल पेंडुलम 100% एसएचएम तो नहीं होता, ये तो गारंटी है, लेकिन अगर इसका एंगल छोटा रखा जाए, इसको स्मॉल ऑसिलेशंस करवाए जाए, इसका एम्पलीट्यूड छोटा रखा जाए, तो लगभग लगभग हम सिंपल पेंडुलम को एसएचएम मान सकते हैं। अब चिल्ड्रन, इसका टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। देखो, ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? जी बाई एल। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाई एल, पर तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट जी बाई एल। हमें पता है टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, देयरफॉर टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 1 अपॉन ओमेगा ना, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, एल बाई जी। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा बचपन में, 9th-10th स्टैंडर्ड में। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब इस टाइम पीरियड की खासियत देखो चिल्ड्रन, ये जो टाइम पीरियड है डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब। यानी कि अगर ये बॉब हल्का हुआ तब भी टाइम पीरियड यही आने वाला है, ये बॉब भारी हुआ तब भी ये टाइम पीरियड यही आने वाला है। तो चिल्ड्रन, ये जो टाइम पीरियड है ये बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पे आप प्लास्टिक का बॉब लगाओ, लोखंड का बॉब लगाओ, गोल्ड का बॉब लगाओ, कोई भी बॉब लगा लो, किसी भी वजन का बॉब लगा लो, टाइम पीरियड तो यही आने वाला है।
दूसरी बात, ये इस एंगल थीटा पे भी डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा और एम्पलीट्यूड। तो चिल्ड्रन, यानी कि अगर हमारे पास मैंने प्रैक्टिकली क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। मैं प्रैक्टिकल करके देख चुका हूं इसका, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं होता था ये दूसरे पॉइंट पे। मुझे लगता था कि एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड करना चाहिए टाइम पीरियड। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम लिया, आप भी घर पे बना सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। एक सिंपल पेंडुलम लिया, उसे मीन से 5 डिग्री साइड में लेके छोड़ दिया। फिर वही सिंपल पेंडुलम लिया और इस बार मीन से 10 डिग्री लेके छोड़ दिया। चलन मानो इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम ही आया। 2-4 बार एक्सपेरिमेंट किया, एरर एनालिसिस किया, तो विद इन द एरर्स, थोड़ा बहुत एरर तो होता ही है, तो विद इन एक्सेप्टेबल एरर्स दोनों का टाइम पीरियड सेम निकला चिल्ड्रन। मुझे पता है यकीन नहीं होता, पर आप प्रैक्टिकल करके देख लो अगर आपको झूठ लगता है तो। एक रस्सी लो, रस्सी के नीचे एक बॉब लगाओ, पहले उसको 5 डिग्री लेके छोड़ के देखो, फिर उसको 10 डिग्री लेके छोड़ दो। अगर दोनों का टाइम पीरियड लगभग लगभग सेम नहीं आया, देखो 100% सेम तो आ नहीं सकता क्योंकि आप इंसान हो, कोई ना कोई एरर तो होगा ही, तो विद इन एक्सपेरिमेंटल एरर्स, विद इन 5% एरर्स दोनों का टाइम पीरियड सेम ही आता है। आप करके देख लो अगर झूठ लगता है तो इस फॉर्मूले में हमें 2 चीज पता चल गई। अब इस फॉर्मूले में एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, और हाँ चिल्ड्रन 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 चिल्ड्रन, ये सेकंड फैक्ट कब तक ट्रू होगा, जब तक ये एंगल बहुत बड़ा ना कर दो। प्रैक्टिकली ये एंगल 10 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, इफ थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, तो 10 डिग्री से अगर छोटा एंगल है तो टाइम पीरियड्स आपको सेम मिलेंगे। हाँ, अगर इसको बहुत ज्यादा ही साइड में लेके छोड़ दिया तो ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा ना। अगर आपने थीटा ही बड़ा कर दिया तो फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। तो थीटा, जब तक थीटा स्मॉल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 6 7 8 9 10 डिग्री तक, तब तक टाइम पीरियड आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट आप कर सकते हो और वो टाइम पीरियड थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। चिल्ड्रन, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात इस फॉर्मूले को लेकर है एल। ये एल क्या है? बच्चे बोलते हैं एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। गलत, एल इज नॉट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब आप पूछोगे सर फर्क क्या है? बताता हूं क्या फर्क है। एल इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, ना कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एल इज नॉट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो अब मैं बताता हूं ये एल मेजर कैसे करना है। चलो, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। आप पहले इसको अच्छे से कॉपी वॉपी कर लो। तो चिल्ड्रन, ये है सिंपल पेंडुलम। इसका जो लेंथ मापा जाएगा, ये जो एल है, छोटू एल, वो बॉब के सेंटर ऑफ मास से मापा जाता है। तो व्हाट इज एल? ये है एल। एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब। तो ये एल कहां से मापा जाता है? बॉब के मास के सेंटर से, बॉब के सेंटर ऑफ मास से। तो ये एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं है, एल है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब। तो आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं है, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है। लेंथ ऑफ पेंडुलम बॉब के सेंटर ऑफ मास तक मापा जाता है। तो अभी अभी हमने जो कंसेप्ट देखे उस पर क्वेश्चन करते हैं। एक लड़का है, वो झूला झूल रहा है और शुरुआत में वो बैठा हुआ है। तो चलन, मेरी ड्राइंग कोई बहुत अच्छी तो है नहीं, अब तक आप समझ ही गए होंगे। तो ये एक झूला है और लड़का इस तरह से बैठा हुआ है। अब मुझे बैठा हुआ लड़का बनाते तो आएगा नहीं, तो झेल लो मेरी ड्राइंग। तो ये लड़का इस झूले के ऊपर बैठा हुआ है। ओके, आपको जो ड्राइंग झेलनी पड़ेगी। अब अगले केस में ये लड़का झूले पे खड़ा हो गया है, झूला वही है,
पर इस बार लड़का झूले पे खड़ा हो गया है। तो आपको पूछा है कि टाइम पीरियड के साथ क्या होगा, ये टाइम पीरियड बड़ा होगा या ये टाइम पीरियड बड़ा होगा। इफ द बॉय सडनली स्टैंड्स अप द टाइम पीरियड विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो चिल्ड्रन हम सब जानते हैं टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे। किसके लेंथ पे? ये लेंथ कहां से मापा जाता है? सेंटर ऑफ मास तक मापा जाता है। तो चिल्ड्रन बॉय यहां पे है, तो बॉय का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे होगा। तो पहले केस में लेंथ ये है, लेंथ इन केस 1, और दूसरे केस में बॉय का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। दिस इज द लेंथ इन केस 2। अब अपनी आंखों को साफ करके बताओ L1 बड़ा है या L2 बड़ा है? ऑफ कोर्स लेंथ इन केस 1 इज बिगर देन लेंथ इन केस 2। और टाइम पीरियड तो लेंथ पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। देखो, तो अगर लेंथ कम हो गया, देखो पहले लेंथ ज्यादा था, अगर लेंथ कम हो गया तो सेकंड केस का टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल डिक्रीज। और ये आपने प्रैक्टिकली भी किया होगा। बैठ के झूला झूलने में मजा आता है या खड़े होके झूला झूलने में मजा आता है? खड़े होके। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड कम हो जाता है। टाइम पीरियड कम होता है तो झूला जल्दी 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 ऑसिलेट करता है और हमें ज्यादा मजा आता है। तो हमें बैठ के झूला झूलने में इतना मजा नहीं आता जितना खड़े होके झूला झूलने में मजा आता है, क्योंकि टाइम पीरियड कम हो जाता है। और अगर टाइम पीरियड कम हो गया तो झूला जल्दी 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 ऑसिलेट करता है, हमें बहुत ज्यादा रश फील होता है, एडवेंचर फील होता है, एड्रेनलिन रश फील होता है हमें, और हमें ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक सिंपल पेंडुलम लिफ्ट में है, तो एक लिफ्ट बना देते हैं। इसमें एक सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है। लिफ्ट ऊपर जाने लगा ए एक्सेलरेशन के साथ। लिफ्ट ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? चिल्ड्रन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। यहां पे जो G है वो नेट एक्सिलरेशन बताता है अपने को। जब एक नॉर्मल सिंपल पेंडुलम होता है तो उस पे नेट एक्सिलरेशन G नीचे लगता है। मानते हो? लिफ्ट वाला नहीं, एक नॉर्मल सिंपल पेंडुलम। अगर एक नॉर्मल सिंपल पेंडुलम है जो लिफ्ट में नहीं है, जो आपके घर में कहीं लगा हुआ है, फिक्स लगा हुआ है कहीं पे, तो G क्या है? G इज द नेट एक्सिलरेशन। तो इस फॉर्मूला में ये जो G है उसे हम नेट एक्सिलरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने इस केस के लिए ये फॉर्मूला बनाया, करेक्ट? इस केस के लिए ये फॉर्मूला बना है, मानते हो ना? इस केस के लिए ये फॉर्मूला है। इस केस में G क्या है? नेट एक्सिलरेशन है। तो आप G की जगह नेट एक्सिलरेशन वर्ड यूज कर सकते हो। चिल्ड्रन यहां पे लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ एक्सिलरेशन A। अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी विथ एक्सिलरेशन A तो इस बॉब को एक सूडो एक्सिलरेशन नीचे फील होगा। बॉब को एक सूडो फोर्स फील होगा नीचे की तरफ A। जब आप बस में बैठते हो, बस आगे जाती है तो आपको झटका कहां लगता है? पीछे। उसी तरह से इस बॉब को पीछे की तरफ झटका लगेगा, तो इस बॉब को नीचे एक A एक्सिलरेशन फील होगा। और बॉब को G एक्सिलरेशन तो फील हो ही रहा था, धरती गायब थोड़ी हुई है। बॉब को G एक्सिलरेशन तो फील हो ही रहा था। तो अब जो टाइम पीरियड होगा इस केस का वो होगा 2 पाई अंडर रूट L/। अब टोटल एक्सिलरेशन कितना हो गया नीचे? बॉब को क्या फील हो रहा है? ए भी नीचे की तरफ फील हो रहा है, जी भी नीचे की तरफ फील हो रहा है, तो नेट एक्सिलरेशन हो जाएगा G+A। अगर चिल्ड्रन लिफ्ट नीचे जाती, मान लो लिफ्ट नीचे जाती, तो एक्सिलरेशन ऊपर फील होता, तो नेट एक्सिलरेशन हो जाता G-A। ओके, तो ये ध्यान रखना इस बात को। तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सूडो नीचे लगेगा, ऑलरेडी G नीचे लग रहा था, तो टोटल बॉब को क्या फील होगा? G+A। तो नेट एक्सिलरेशन बॉब का क्या हो जाएगा? G+A। दिस इज द टाइम पीरियड। ये जो अगला क्वेश्चन है कुछ सिमिलर है।
सिमिलर क्वेश्चन है ये, बस इसमें लिफ्ट की जगह कार है। एक कार है, कार में एक पेंडुलम है और कार आगे बढ़ी विथ एक्सेलरेशन ए। तो टाइम पीरियड क्या होगा पेंडुलम का? चलिए, अगर कार आगे बढ़ेगी विथ एक्सेलरेशन ए तो इसे सूडो फोर्स, इसे झटका कहां लगेगा? पीछे। तो इसे एक्सपीरियंस हो रहा है एक फोर्स, एक सूडो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। और अर्थ की एक्सेलरेशन तो अब भी है जी, तो एक एक्सेलरेशन ए इधर, अर्थ की एक्सेलरेशन जी नीचे। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया चिल्ड्रन, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट है ए और जी का, ये नेट एक्सेलरेशन हो गया। और नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? ये ए है, ये जी है, तो ये जी और ये ए, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। करेक्ट ना? ये जी है, ये ए है, तो जी और ए तो हाइपोटेनियस ये हो गया। तो अब जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय नेट एक्सेलरेशन हो गया है जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया इस केस का टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक सिंपल पेंडुलम है, वो करेक्ट टाइम दिखाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। और वो सिंपल पेंडुलम किसी वायर से जुड़ा होगा, किसी थ्रेड से जुड़ा होगा। उसकी कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है 3 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। तो वो क्लॉक एक दिन में कितना टाइम लूज करेगी या गेन करेगी अगर टेम्परेचर हो जाए 30 डिग्री सेल्सियस? एक बार फिर से क्वेश्चन बताता हूं। सिंपल पेंडुलम सही टाइम दिखाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अगर टेम्परेचर हो जाए 30 डिग्री सेल्सियस तो क्या वो सही टाइम दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगी उसमें, उसके टाइम दिखाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगी। तो सिंपल पेंडुलम सही टाइम दिखाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन टेम्परेचर हो गया है 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो भी बढ़ जाएगा। आप जानते ही हो टेम्परेचर बढ़ता है तो चीजें एक्सपांड होती है, तो पेंडुलम का लेंथ बढ़ेगा। अगर लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड में भी चेंज आ जाएगा, टाइम पीरियड में भी चेंज आएगा तो वो सही टाइम नहीं दिखा पाएगा। तो एक दिन में कितनी गड़बड़ होगी, एक दिन में टाइम पीरियड में कितनी गड़बड़ होगी, ये आपसे पूछा है। तो चलिए, हम सब जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब चिल्ड्रन, मैं इसमें एरर एनालिसिस करता हूं। तो हम जानते हैं जब भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होता है तब रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। तो अब इसके ऊपर एरर एनालिसिस करते हैं। तो एरर इन टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई में कोई एरर नहीं हो सकता, 2 पाई तो एक नंबर है। जी में भी कोई एरर नहीं हो सकता, जी तो कांस्टेंट है। एरर किस में आया? लेंथ में। चिल्ड्रन, लेंथ की पावर कितनी है? हाफ। देखो लेंथ रूट में है ना, तो लेंथ की पावर हाफ है। एरर एनालिसिस में पावर नीचे आ जाता है, तो जो लेंथ की पावर हाफ है वो हाफ नीचे आ जाता है, और एरर इन लेंथ अपॉन लेंथ, इसे लिख देते हैं इक्वेशन 1। अब चिल्ड्रन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का क्या डेफिनेशन है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होता है चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का डेफिनेशन है। देयरफॉर अल्फा डेल्टा टी इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा टी को यहां ले लिया, ये मिल गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। देयरफॉर एरर इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल टाइम इज हाफ इनटू एरर इन एल अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं? अल्फा डेल्टा टी। और हाँ चिल्ड्रन, ये डेल्टा टी टेम्परेचर वाला टी है, और ये वाला डेल्टा टी, ये वाला टी टाइम है। थोड़ा सावधान रहो, ये टाइम है, ये टाइम है, ये वाला टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर है, ये टाइम वाला कैलकुलेशंस है,
और ये टेम्परेचर वाला कैलकुलेशन है, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो एरर इन टाइम हमें नहीं पता टाइम में कितनी गड़बड़ होने वाली है, अपॉन ओरिजिनल टाइम दिया है 1 दिन, करेक्ट ना, टोटल टाइम दिया है 1 दिन, तो टोटल टाइम है 1 डे, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू अल्फा की वैल्यू दी है 3 × 10⁻³ और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 25 का हो गया 30, 5 डिग्री इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो व्हाट इज द एरर इन टाइम, 5 3 15/2 इंटू 10⁻³ इंटू चिल्ड्रन 1 डे, एक दिन में 86400 सेकेंड होते हैं। झूठ लगता है तो कैलकुलेट कर लो, एक दिन में 86400 सेकेंड होते हैं, तो यहाँ पे 86400 सेकेंड डाल देते हैं, तो आंसर सेकेंड में आएगा। 10⁻³ से यहाँ पे एक डॉट लगा सकते हैं हम, 10⁻³ कट कर दिया और यहाँ पे एक डेसिमल लगा दिया, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 4 8 2 3 6 2 2 इतने सेकंड की गड़बड़ हो जाएगी। 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, तो 648 सेकंड्स की गड़बड़ हो जाएगी, लगभग 11 मिनट का लफड़ा हो जाएगा। तो जो एक दिन है, जो नॉर्मली एक दिन हमें मेजर करना है, वो एक दिन अगर हम इस पेंडुलम से मेजर करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस वाले पेंडुलम से, तो हमें एक दिन में 648 सेकंड्स का एरर मिलेगा। अब चिल्ड्रन आप मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, देखते हैं किसमें दिमाग है इतना, कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताओ कि ये जो एरर है 648 सेकंड्स का, ये एक दिन में हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि हमारा पेंडुलम जो एक दिन बता रहा है, हमारा पेंडुलम जो एक दिन बता रहा है वो गड़बड़ है, करेक्ट, हमारा पेंडुलम एक दिन बताएगा वो गड़बड़ होगा, 648 सेकंड से गड़बड़ होगा। तो अगर हमारे पेंडुलम ने एक दिन बताया है, तो असलियत में कितने दिन हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, लगाओ दिमाग और बताओ। अगर हमारा पेंडुलम एक दिन बता रहा है, वो एक दिन गलत है, तो अगर हमारे पेंडुलम ने एक दिन बताया है, तो असलियत में कितना टाइम पास हो चुका है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हमारे पास दो सिंपल पेंडुलम है, एक की लेंथ है 1 मीटर, दूसरे की लेंथ है 1.21 मीटर। दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं और दोनों ने स्टार्ट एक ही पॉइंट से किया, तो कितनी देर के बाद दोनों फिर से उसी पॉइंट पे एक साथ आएंगे। एक साथ वर्ड इंपॉर्टेंट है, टुगेदर, यहां पे टुगेदर वर्ड और होना चाहिए। तो कितनी देर के बाद दोनों एक साथ फिर से आएंगे। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से समझा देता हूं हो क्या रहा है और क्यों क्वेश्चन ट्रिकी है। तो चिल्ड्रन मान लेते हैं ये हमारे पास एक पेंडुलम है और ये हमारे पास एक दूसरा पेंडुलम है, ओके। दोनों अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये है दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक पेंडुलम छोटा है और दूसरा पेंडुलम बड़ा है, ओके। दोनों अलग अलग स्ट्रिंग से जुड़े हुए, एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए नहीं है, प्लीज समझो इस बात को। इसका स्ट्रिंग अलग है, इसका स्ट्रिंग अलग है, बस मैंने ड्राइंग पर्पस से एक जैसी स्ट्रिंग दिखा दी है, पर इसकी स्ट्रिंग यहां खत्म हो गई है और इसकी स्ट्रिंग पीछे से कहीं आ रही है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं डायग्राम में, प्लीज अपना इमेजिनेशन यूज करो, थोड़ा दिमाग खुद भी लगा लिया करो। तो दोनों की स्ट्रिंग्स अलग अलग है, एक ही स्ट्रिंग से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये है 1 मीटर का पेंडुलम और ये है 1.21 मीटर का पेंडुलम। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा छोटा पेंडुलम है और ये बड़ा पेंडुलम है। अब चिल्ड्रन दोनों ने अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट की। अब जैसे ही मैं इन दोनों को रिलीज करूंगा, आप सब जानते हैं T इज इक्वल्स टू 2π√L/G। टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, इसका लेंथ छोटा है मतलब इसका टाइम पीरियड कम होगा, लेस टाइम पीरियड।
इसका लेंथ बड़ा है तो इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, मोर टाइम पीरियड। मतलब ये अपना ऑसिलेशन जल्दी खत्म कर लेगा और ये अपना ऑसिलेशन लेट खत्म करेगा। तो अब चिल्ड्रन देखो, थोड़ी देर के बाद ये यहां पे आ जाएगा, ऑसिलेट करते करते यहां आ जाएगा, लेकिन ये तो धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है, ये बस यहीं तक आ पाएगा। फिर ये ऑसिलेट करते करते यहां आ जाएगा, ये ऑसिलेट करते करते बस यहीं पे आ पाया। फिर ये रिटर्न भी चालू कर देगा जर्नी, पर ये बेचारा आप तक यहीं तक पहुंच पाया है। फिर ये अपनी यहां तक पहुंच जाएगा, जर्नी यहां तक कंप्लीट कर लेगा, और ये बेचारा यहीं तक पहुंच पाया है। तो इसका एक ऑसिलेशन तो हो गया, पर इसका एक ऑसिलेशन हो पाया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, इसको ज्यादा टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। तो अब जितने में ये यहां आएगा तब तक तो ये आगे भाग चुका होगा। तो क्या ये वापस से एक ही पॉइंट पे वापस आ पा रहा है? नहीं। अब फिर ये और आगे जाएगा, ये बेचारा यहां पे आएगा, फिर ये यहां आएगा, फिर ये यहां आएगा, ये रिटर्न आएगा, ये रिटर्न आएगा, रिटर्न 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 रिटर्न, ये सिचुएशन हो गई है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि शुरुआत उन्होंने इस तरह से की थी, तो फिर ये इस तरह से ऑसिलेट कर कुरा के कर कुरा के कर कुरा के वापस से कब इस पोजीशन में आएंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अब आप समझे क्वेश्चन ट्रिकी क्यों है? क्योंकि इसका ऑसिलेशन फास्ट है और इसका ऑसिलेशन स्लो है। तो शुरू यहां से किया था, वापस से ये दोनों यहां पर कब आएंगे ये पूछा है। तो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन का ट्रिक ये होता है, मान लो लेस टाइम पीरियड वाला पेंडुलम, लेस टाइम पीरियड पेंडुलम परफॉर्म्ड n ऑसिलेशंस। तो इसने कितने ऑसिलेशन कर लिए? 1 2 3 4, ऐसे मिला के n ऑसिलेशंस कर लिए। तो अगर इसने n ऑसिलेशंस किए हैं तो इसने कितने ऑसिलेशंस किए, अगर आप ये बता दोगे तो क्वेश्चन आप समझ गए। और अगर आप ये नहीं बता पाए कि इसने कितने ऑसिलेशंस किए हैं, तो मैं कितना भी समझा दूं आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आपको सोचना है, छोटे वाले ने n ऑसिलेशंस किए, 1 2 n, बड़ा वाला स्लो है, तो बड़े वाले ने कितने ऑसिलेशंस किए होंगे, तब जाके ये दोनों मैच हुए। चिल्ड्रन इसका आंसर है, लेस टाइम पीरियड पेंडुलम ने n ऑसिलेशन किए, तो मोर टाइम पीरियड के पेंडुलम ने परफॉर्म किए होंगे n-1 ऑसिलेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो इसके हो गए 1 2 3 4 ऑसिलेशन हो गए और ये फिर से अपनी जगह पे आ गया। तो चिल्ड्रन ये स्लो है, जितने टाइम में इसने 4 किए होंगे उतने टाइम में इसने सिर्फ 1 2 3 किए होंगे और तब जाके ये मैच हो जाएंगे। तो ये जितना भी ऑसिलेट करे, सपोज इसने 10 ऑसिलेट किए, 10 ऑसिलेशन किए, तो ये सिर्फ 9 ऑसिलेशन कर पाएगा उतने टाइम में, और फिर दोनों मैच हो जाएंगे फिर से। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बचा। तो इसके n टाइम पीरियड्स पास हो चुके हैं और इसके n-1 टाइम पीरियड पास हो चुके हैं। तो इसके n टाइम पीरियड्स कितने होंगे? n इंटू 2 पाई अंडर रूट लेंथ है 1 g, और इसके कितने ऑसिलेशन हो चुके हैं? n-1। तो इसके n ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को इतना टाइम लगता है, n ऑसिलेशन को इतना टाइम लगा होगा, एक को इतना तो n को इतना। और इसके n ऑसिलेशन को, इसके n-1 ऑसिलेशन को n-1 इंटू 2 पाई अंडर रूट लेंथ है 1.21 और ये हो जाएगा g। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, g से g कट जाएगा। सो n इज इक्वल्स टू
n माइनस वन इंटू 1.21 का रूट होता है 1.1, तो n इज इक्वल्स टू 1.1 n माइनस 1.1। तो यहां से क्या प्रूव हो जाएगा 1.1 सॉरी 0.1 n, इसको यहां ले आएंगे 0.1 इज इक्वल्स टू 1.1, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 11। यानी कि जब छोटा पेंडुलम 11 ऑसिलेशन कर चुका होगा और बड़ा पेंडुलम एक कम यानी कि 10 ऑसिलेशन कर चुका होगा, तब फिर से वो एक साथ यहां पे आके मीट करेंगे। तो अब हमें पता है 11 ऑसिलेशन ऑफ स्मॉल पेंडुलम के बाद वो मीट करेंगे, आफ्टर 11 ऑसिलेशन ऑफ स्मॉल पेंडुलम। सो व्हाट इज द टाइम फॉर 11 ऑसिलेशंस ऑफ स्मॉल पेंडुलम? जो टाइम लगेगा वो होगा एक ऑसिलेशन का टाइम मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 मल्टीप्लाइड बाय एक ऑसिलेशन का टाइम कितना होता है 2 पाई अंडर रूट लेंथ किसका, छोटे पेंडुलम का, L बाई जी। अब चिल्ड्रन रूट जी और पाई लगभग लगभग सेम होते हैं। रूट जी अगर आप निकालोगे तो कुछ 3.14 से थोड़ा सा बड़ा होता है, 3.14 से थोड़ा सा, और पाई 3.14 होता है। तो आप रूट जी और पाई को काट सकते हो, तो जो टाइम लगेगा वो होगा 22 सेकेंड्स। 22 सेकेंड के बाद दोनों पेंडुलम एक बार फिर से इस पोजीशन में आ जाएंगे। हर 22 सेकेंड के बाद दोनों पेंडुलम इस पोजीशन पे आएंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई सजेस्ट यू टू रिमेंबर दिस मेथड। आप ये मेथड याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक बॉब है और वो बॉब एसएचएम कर रहा है पानी में, लिक्विड में। ओके, तो एक सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि हमारे पास एक पेंडुलम है और वो पेंडुलम का बॉब इस तरह से डूबा हुआ है पानी में या लिक्विड में, पानी नहीं लिक्विड बोलना चाहिए, लिक्विड में बॉब डूबा हुआ है। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये ढूंढना है और हमें विस्कस फोर्सेस को निग्लेक्ट करना है। मास ऑफ बॉब दिया है m, वॉल्यूम ऑफ बॉब दिया है v, डेंसिटी ऑफ बॉब दिया है रो b, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है रो l। तो चलिए, क्वेश्चन सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है पर इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो आप मुझे ये बताओ, इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा एफबीडी में? एफबीडी में बनेगा एक टेंशन, सॉरी एक एमजी नीचे, एक बॉयंट फोर्स ऊपर और एक टेंशन भी बनेगा। देयर विल बी अ टेंशन। पर चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि हमने जब पेंडुलम के कैलकुलेशंस किए, जब हमने पेंडुलम के जो कैलकुलेशंस किए थे टाइम पीरियड के, उस वक्त ये टेंशन किसी काम नहीं आया था। अगर आप डेरिवेशन याद करो तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नॉट नेसेसरी, इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। तो टेंशन को आप निग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टेंशन का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो चलिए, ये जो पेंडुलम है, सॉरी ये जो बॉब है, इसके ऊपर mg नीचे लगेगा और बॉयंट फोर्स ऊपर लगेगा। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है? mg माइनस बॉयंट फोर्स। मैं टेंशन क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूं? क्योंकि जब हमने टाइम पीरियड का कैलकुलेशन किया था, डेरिवेशन किया था, तब उस डेरिवेशन में टेंशन किसी काम में नहीं आया था, तो मैं टेंशन को कंसिडर नहीं कर रहा हूं। तो नेट फोर्स इतना लगेगा बॉब के ऊपर। अब चिल्ड्रन, बॉयंट फोर्स तो आप जानते ही हो, बॉयंट फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये होता है नेट बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला। और नेट फोर्स को मैं एमए लिख सकता हूं, नेट फोर्स तो एमए होगा ना। देयरफॉर एमए इज इक्वल्स टू, चलिए अब एक काम करते हैं, ये जो मास है इसे लिख देते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये मास ऑफ बॉब है, ये भी मास ऑफ बॉब है। तो मास ऑफ बॉब को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ बॉब इनटू डेंसिटी ऑफ बॉब इनटू ए
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉब इंटू डेंसिटी ऑफ बॉब इंटू जी माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब चिल्ड्रन, जितना बॉब का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है। अगर 1 मीटर क्यूब का ऑब्जेक्ट पानी में पूरा चला जाए तो 1 मीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस होता है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच विल गेट डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉब। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ बॉब सेम है, इसलिए कट जाएगा। तो व्हाट इज ए? द एक्सीलरेशन इट विल फील इज डेंसिटी ऑफ बॉब इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉब। तो जो नेट एक्सीलरेशन इसे फील हो रहा है, डेंसिटी जी कॉमन ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉब माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉब, ये है नेट एक्सीलरेशन जो इसे फील हो रहा है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय नेट एक्सीलरेशन का वैल्यू डाल देते हैं, जी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉब माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ बॉब। तो ये आएगा इसका फॉर्मूला। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, फिर उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होता है जितना सॉलिड अंदर घुसता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर जाके आपको नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। और दिमाग ये भी लगाना है कि टेंशन को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि डेरिवेशन में जब हमने देखा था तो टेंशन किसी काम का नहीं निकला था टाइम पीरियड को डिराइव करते वक्त। तो इस टेंशन को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसको साइड में खींचते हैं तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो mg और fb के कंसिडरेशन में होता है, ना कि टेंशन के कंसिडरेशन में। चिल्ड्रन, हमारा अगला कंसेप्ट है सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, इसका नाम है सेकंड पेंडुलम, तो इसका टाइम पीरियड होगा 1 सेकंड। नहीं, सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें। अ सेकंड्स पेंडुलम इज अ पेंडुलम व्हिच टाइम पीरियड इज 2 सेकंड्स। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑफ अर्थ। यानी कि अगर हमें अर्थ पे एक सेकंड पेंडुलम चाहिए तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए? तो हमें फॉर्मूला पता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब टाइम हो गया है टाइम है 2 सेकंड। सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकंड। तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब पाई और जी लगभग आप कट कर सकते हो, थोड़ा बहुत एरर आएगा आंसर में, पर वो चलता है उतना एरर। देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल, देयरफॉर एल इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो अर्थ पे अगर आप 1 मीटर लंबा पेंडुलम लोगे तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा, और उस पेंडुलम को हम सेकंड्स पेंडुलम कहेंगे। तो सेकंड्स पेंडुलम पे एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन ए प्लैनेट। तो अब हम इसे दूसरी जगह पे लेके गए, एक दूसरे प्लैनेट पे लेके गए। उस प्लैनेट का मास है 16 गुना अर्थ के कंपैरिजन में, और उसका रेडियस है 2 गुना अर्थ के कंपैरिजन में। तो उस प्लैनेट पे क्या होगा सेकंड्स पेंडुलम का लेंथ? तो चिल्ड्रन, हमें पता है जो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, ये होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। और ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट विल बिकम, जी तो कांस्टेंट है, मास हो गया है 16 गुना और रेडियस हो गया है 2 गुना। तो ये हो जाएगा 16 GM अपॉन 4 आर स्क्वायर, यानी कि 4 GM बाई आर स्क्वायर। तो उस प्लैनेट पे ये GM बाई आर स्क्वायर क्या है चिल्ड्रन? अर्थ का जी। तो जी ऑन दैट प्लैनेट इज 4 टाइम्स जी ऑफ अर्थ। यानी उस प्लैनेट पे ग्रेविटी 4 गुना खतरनाक है, 4 गुना ज्यादा एक्सिलरेशन है वहां पे ड्यू टू ग्रेविटी। अब टाइम पीरियड में इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय, अब जी की जगह जी ऑफ प्लैनेट हो जाएगा, उसको अर्थ पे नहीं रखा है, उसको दूसरे प्लैनेट पे लेके गए हैं, तो वहां का टाइम पीरियड निकालना है, तो वहां का जी आएगा। टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स, क्योंकि ये एक सेकंड पेंडुलम है। तो 2 इज इक्वल्स टू
2 पाई अंडर रूट एल बाय जी ऑफ प्लैनेट है 4 टाइम्स जी, पाई और जी को कट कर सकते हैं, ये 2 और 2 कट हो जाएगा, देयरफॉर अंडर रूट एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4, देयरफॉर एल इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो उस प्लैनेट पे अगर 2 मीटर लंबा पेंडुलम होगा तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन ए प्लैनेट whose density is 4 times that of Earth but has the same radius। तो अब दूसरा प्लैनेट है, उसकी डेंसिटी दी है 4 टाइम्स, पर उसके मास के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो चलिए हम जानते हैं जी का फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, पर मास के बारे में कुछ नहीं दिया, मास के बारे में कुछ नहीं दिया है पर डेंसिटी वर्ड आ गया। मास और डेंसिटी को एक ही चीज करेक्ट करती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं मास को क्या लिख सकता हूं, मास को लिखा जा सकता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, अर्थ तो स्पीयर टाइप चीज है, तो अर्थ का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो जो जी है उसका वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई, ये स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, आर 4/3 पाई आर जी और रो। तो चलो क्वेश्चन में दिया है जो दूसरा प्लैनेट है, तो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट क्या हो जाएगा, 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, रेडियस भी सेम है, जी तो कांस्टेंट होता ही है, बस डेंसिटी उसकी 4 गुना है। तो डेंसिटी की जगह आप 4 रो लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो ये जो प्लैनेट है ये क्या है, 4/3 पाई आर जी रो, ये क्या है, ये तो अर्थ की ग्रेविटी है। तो उस प्लैनेट की ग्रेविटी 4 गुना हो जाएगी अर्थ की ग्रेविटी के, क्योंकि डेंसिटी 4 गुना हो गई तो उस प्लैनेट की ग्रेविटी भी 4 गुना हो जाएगी। अब इसके आगे तो आपको पता ही है क्या करना है, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ऑफ प्लैनेट, टाइम पीरियड 2 सेकंड रखना है अपने को, जी ऑफ प्लैनेट है 4g, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वापस से लेंथ हो जाएगा 2 मीटर। तो सेम ही आंसर आया पिछले क्वेश्चन जैसा।